आपका पुनः आज साइंस पढ़ने में स्वागत है। कल अपने पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं और जिसमें अपने पढ़ा था संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन है ना, उनके बीच में समन्वय और एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका और आपने मौलिक अधिकार। आज अपन उसे आगे पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है नीति निर्देशक तत्व, या इसको नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोलते हैं, डीपीएस। ठीक है ना, ये बात आई समझ में नहीं? और ये आप 8 पॉइंट अपन लोग पढ़ चुके हैं, नवी भी है विशेषता अपन लोग। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाग 1 है ना, ये अपन लोग भाग भी साथ में याद करना है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक संघ, राज्य और संघ क्षेत्र का विवरण है इसके अंदर। और भाग 2 में आपके नागरिकता से संबंधित प्रावधान है 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है ना। और भाग 3 में कल अपन लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात है, मूल अधिकार की बात है ना। आज अपन लोग उसे आगे पढ़ेंगे भाग 4 में। भाग 4 में आपके 37 से लगाकर 51 तक क्या है? आर्टिकल 37 से लगाकर आपके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का विवरण है। ठीक है ना, बात है समझ में नहीं? ये क्वेश्चन खूब आता है इसके एग्जाम में और आना ही है, नीति निर्देशक तत्वों में या मौलिक अधिकार में। कल अपन ने पढ़ा था कि मौलिक जो अधिकार है ना वो क्या है? राजनीतिक, आपको क्या है, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे? सामाजिक और आर्थिक दर्शन है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। ठीक है, या ये क्या है? सामाजिक आर्थिक दर्शन है, जिसे सामान्यतः गांधी दर्शन का समावेश इसमें संविधान में क्या करता है? समावेश करना भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब यूपीएससी में क्वेश्चन खूब आया हुआ है कि सामाजिक आर्थिक दर्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है ना, या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? कौन सहायक है? आपका नीति निर्देशक तत्व। और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में कौन सहायक है? आपका मौलिक अधिकार। बात है समझ में नहीं? ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा तब क्या होगा? कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। ठीक है ना। इसे लागू करना राज्य की नैतिक कर्तव्य है, कानूनी रूप से मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट के थ्रू आप लोग इसको लागू नहीं करवा सकते। राज्य का नैतिक कर्तव्य है कि इसे लागू करें। अपन लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, उस समय इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक आपका मिनर्वा मिल्स मामला इससे जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम आता है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला है। ठीक है ना। इसमें क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के समन्वय या संतुलन पर टिकी हुई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। मतलब ये एक दूसरे के पूरक है, कौन? नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब 4 चीजें यहां से आप लोग याद करो। ये आपका आरएस में भी आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है कि मिनर्वा मिल्स 1980 में, बेरूबारी एक मामला था वो 1960 में। ठीक है, और गोरखनाथ 1967 में, केशवनाथ भारती मामला 1973 में। ठीक है, ये अपन स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। अभी से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4। 1 में क्या है? राज्य और संघ क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 में क्या है? नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल। और भाग 3 में मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 37 से लगाकर 51 तक। ये बात समझ में बैठी नहीं बैठी? और इसके साथ में इससे संबंध जो मामला है मिनर्वा मिल्स 1980 का, और 3 मामले और हैं जो एग्जाम पूछते रहते हैं। एक बेरूबारी, इसमें बेरूबारी वाले में और मिनर्वा मिल्स में अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। बेरूबारी 1960 में आया था। ठीक है ना। और इस पे मिनर्वा मिल्स 1980, गोरखनाथ 67 और केशवनाथ भारती 1973। अपन आगे देखेंगे, बार बार इसको रिपीट बोल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए ये भाग रटने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। लगातार आप इसको पढ़ेंगे ना, समझने की कोशिश करेंगे
तो अपने आप ये बात समझ में आ गई। तो ये आपकी विशेषता थी नीति निर्देशक तत्व, जो कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक आर्थिक क्या दर्शन है, ये इसे गांधी के दर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात है। और इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये बात आई कि नहीं? इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अब राज्य के सामने ये है कि राज्य को क्या करना है, तो राज्य को क्या देखना चाहिए? नीति निर्देशक तत्वों की ओर देखना चाहिए, यही काम करना राज्य को। और जनता है, जनता सरकार की अगर उपलब्धियों को चेक करना चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों को एक चेक लिस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, सरकार ने क्या क्या काम किया, ठीक है, ये बात समझ में आएगी। इसके बाद मौलिक कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अब ये चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, एक चीज पहला, ये 10 पॉइंट कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान, मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में इनका प्रावधान नहीं था। नंबर 1, मूल संविधान में इनका प्रावधान नहीं। मूल संविधान जब लागू किया गया था तो मौलिक कर्तव्यों की कोई उसमें बात नहीं की गई। नंबर 2, स्वर्ण आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी, ठीक है, बात है समझ में नहीं? इसकी सिफारिशों पर आपका 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन कब? 1977 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की क्या भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किया गया। बात है समझ में नहीं? कहा? भाग 4A में और आर्टिकल 51A, समझ में नहीं? इसमें भाग 4A में और आर्टिकल 51A में, ठीक है। स्वर्ण सिंह ने 8 बोला था, 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करो, लेकिन सरकार ने 10 शामिल किए थे, ठीक है ना। उन्होंने 8 की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत सरकार ने इसमें 10 कर्तव्य शामिल किए थे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बेटा, समझ में नहीं बेटा? तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इन्हें प्रतिस्थापित किया गया था, भाग 4A और आर्टिकल 51A में। और ये कहां से लिए गए, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। पूर्व सोवियत संघ, पूर्व यूएसएसआर से लिए गए थे। अब नहीं, अब तो रूस टूट चुका है, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ था, उससे ये तत्व मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए थे। बात आई समझ में नहीं? यही मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन आता है। अब सुनना, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं? कि नागरिकों का अधिकार इस्तेमाल करते समय उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के नागरिकों के प्रति कुछ कर्तव्य भी है, ठीक है ना, उस नैतिक जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है, जिनका उन्हें निर्वहन करना चाहिए, ठीक है। और ये मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। कोर्ट में जाकर जैसे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपन सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उस तरह की मतलब क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के समझ में और आपके मौलिक कर्तव्यों के समझ में ये आपके उपलब्ध नहीं है सुविधा, ठीक है ना। अब देखना, अब इसमें क्या हुआ, नंबर 1, इस मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक तो आरएस में क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2013 में आया, दूसरे एग्जाम में भी आते रहते हैं। एक आईएएस मेंस का होता है, सिविल सर्विस मेंस का एग्जाम 2008 में 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि मौलिक कर्तव्यों को लिखिएगा। अगर मौलिक कर्तव्य आपको याद है ना तो 15 में से 15 क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है, यूं तो कोई भी लिख देगा, क्रम वाइज आपको 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2013 में कि 2 नंबर पर कौन सा है मौलिक कर्तव्य, 3 नंबर पर कौन सा है, इस तरीके का आया था, ठीक है ना। तो अपने को ये याद भी होना चाहिए। आपको याद कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको करना है। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य पहला है संविधान का, ये जो आप गीता मानो चाहे कुरान मानो कुछ भी बताओ, हमारे भारतीय लोगों के लिए क्या है? संविधान है। तो संविधान का क्या करें? पालन करें, ठीक है, संविधान का पालन करें। और इसके जो आदर्श है, ठीक है ना, इसके जो आदर्श है, संविधान का आदर्श है, और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, है ना, और जो क्या बोलते हैं संविधान राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान है, उसका आदर करें। पहली बात आ गई समझ में। अगर आप संविधान का पालन करते हैं,
संविधान के आदर्शों का क्या सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ये संविधान वैसे ही लागू नहीं हुआ है। इस संविधान को बनाने में, इसको क्या करते हैं, देश को आजाद दिलाने में, यहाँ तक पहुंचने की यात्रा में बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया था, ठीक है ना। तो इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहां तक पहुंचने की यात्रा में जिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उनको भी आप लोग याद रखें, ठीक है नहीं। तो क्या करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सुजाए रखें और उनका पालन करें। बात आई समझ में नहीं, ठीक है नहीं। तो संविधान के साथ में कौन है, हमारे संविधान को क्या करते हैं, स्वतंत्रता को, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श है उसको हृदय में सुजाए रखें, उसका पालन करें, ठीक है। और तीसरा क्या, दूसरा ये हो गया। तीसरा जो पॉइंट आएगा कि क्या करें, देश की एकता, अखंडता, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की संप्रभुता यानी भारतीय संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। बात आई समझ में नहीं भाई। ये सब कुछ तभी होगा जबकि ये काम करोगे। और देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता अक्षुण्ण कैसे रहेगी, जब आप राष्ट्र की सेवा करेंगे, है ना। राष्ट्र की सेवा करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। समझो, नंबर 4 हो गया, ठीक है ना। नंबर 4 क्या करना है, आपके देश की रक्षा करें और आवश्यकता आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5, 4 हो गया। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला जो शब्द है नहीं किसमें है, तो नंबर 5 में महिला शब्द है, ठीक है ना। तो नंबर 5 क्या करता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समाज भावना की भावना का निर्माण करें, सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करें, और जो पंथ, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी कुप्रथाओं का या ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है ना। समझ में आ गई नहीं। 5 में क्या हुआ, महिलाओं से संबंधित है, समान भातृत्व की भावना की बात है। सब में सामाजिक संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है उसको क्या बोलते हैं, गंगा यमुना संस्कृति या सामाजिक संस्कृति बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या करें, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है ना, वो गौरव परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सह से सामाजिक और सह से सामाजिक, याद रखिए नहीं है। 7वां को अपन इंग्लिश में लिखते हैं 7, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लास्ट का EN से इन्वायरमेंट। ये जो 7वां कर्तव्य है किससे जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट लिखते हैं EN, इन्वायरमेंट E से शुरू होता है, ENVIRON, इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक है ना। बात है समझ में नहीं। तो 7वां में क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत कौन, इसमें कौन कौन है, वन है, झील है, वन झील और वन्य जीव है, ठीक है, और नदी है। पूछते हैं भाई कि इसमें कौन कौन किस किस का है, वन्य जीव, नदी एवं वन्य जीव, ठीक है ना। ये 4 चीज दी हुई, कौन सा नहीं है कि मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा नाम है, वन, झील, नदी और वन्य जीव, ठीक है। वन्य जीव है ना, वन्य जीव नहीं, वन्य जीव, ठीक है ना। ये बात समझ में आई नहीं। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका समर्थन करें, ठीक है नहीं। और ये काम करना, ये हो गया आपका 7वां। 8वां क्या है, 7वां गया, 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां का क्या करना, 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। ये है 8वां। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का चीज है, कोई भी चीज है ना, मान लीजिए कोई भी चीज अपने सुनाई दिया कि ये ऐसा हो रहा है, तो अपने को सोचना चाहिए कि ऐसा ये सही है गलत है, मान लीजिएगा, ठीक। कोई भी बात बिना सोचे समझे उस पर अपना तर्क नहीं देना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक बहुत सारी कुप्रथाएं हैं पहले से चल रही है, तो अपना उस विज्ञान की कसौटी पर उसको कसना चाहिए कि ये विज्ञान के अनुसार सही है कि नहीं है। तर्क मतलब कोई भी बात है तार्किक रूप से कहना चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति में अगर विकसित होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जो व्यक्ति का समाज के प्रति और क्या कहते हैं संस्कृति के प्रति सुलझे हुए विचार होंगे,
ठीक है नहीं, फिर उसमें जातिवाद है, धर्म है, बिना फालतू की जो कठिनाइयां है ना वो सब उससे दूर हो सकती है। मानववाद का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यवस्था है ना उसके केंद्र में कौन है, मानव है, ठीक है ना। मतलब मानव क्या होगा, साध्य हो जाएगा और बाकी सभी क्या है आपके साधन होंगे, व्यवस्था क्या हो जाएगी, साध्य हो जाएंगे। ये है मानववाद का मतलब, व्यवस्था एक साधन हो जाएगी। अब कोई आदमी बोले कि किसी के लिए धर्म के लिए क्या कर दिया, पहले लोगों को बलि चढ़ा देते थे, धर्म जो धर्माद अवस्था होती थी उसमें क्या करते थे, मानव क्या बन जाता था, साधन, और एक धर्म क्या बना दिया लोगों ने, साध्य। ठीक है, धर्म के लिए लड़ मरना है, ये करना है, ये करना, इस तरीके की जो मैटर है ना उसको बोलते हैं ये। तो मानववाद का मतलब ये होता है। और नंबर 9 है, 9 का मतलब दूर रहे, किसे, आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहेंगे, ठीक है ना। 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां क्या है, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की ऊंचाई को सो सके। मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति है बहुत अच्छा काम करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास कर ले, मान लीजिएगा प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करें, अपना विकास करें, हैं, आगे बढ़े तो देश अपने आप क्या आगे बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, चिंता करते रहते हैं, भाई उसका विकास करना है, गरीबी उन्मूलन करना है, ये करना है, वो करना है, वो चिंता करते रहते हैं। अगर सारे के सारे लोग काम करें तो सारे लोग आगे बढ़ेंगे, व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का और देश का विकास अपने आप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये उन्होंने बोला अगला। और 10वां जो हो गया और 11वां, 10वां हो गया ना भी, और 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में ये जोड़ा गया था। समझिए बात को, ये क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है, 6 से 14 बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक, माता पिता नहीं अभिभावक, अथवा उनका संरक्षक अथवा उनका प्रतिपालक, जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, ठीक है ना। और आपको मालूम है प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की कोशिश भी की, आगे अपन लोग इसको देखेंगे, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अब एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है, तो वन, झील, नदी और वन्य जीव 4 है। 7वां एनवायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण करें। तो पहला क्या हो गया, पहला सीधी सी बात हो गया, आपने क्या कहा, संविधान की पालन करें, संविधान का पालन करें। तो संविधान का पालन करें, संविधान का आदर्श होते हैं उनका पालन करें। आदर्श क्या है, जैसे लोकतंत्र है, पथ निरपेक्षता है ना, न्यायपालिका का सम्मान करें, संवैधानिक संस्थाओं का क्या करें, सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज है उसकी क्या करें अपन लोग, उसका रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और राष्ट्रगान है उसका क्या करें, आदर करें, है ना। ये हो गया प्रथम। तो ये प्रथम हुआ, संविधान ऐसे नहीं बना था, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सुझाए रखें और उनका पालन करें। ये का पालन कब होगा, ये सब कुछ कब चलता रहेगा, सब देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। फिर ये कब होगा, जब देश की सेवा करो आप और आवाम की रक्षा करो। 5वां क्या हो जा, समान भारतत्व की भावना का विकास करें। 6वां सामाजिक, 7वां प्राकृतिक पर्यावरण, 8वां क्या मानववाद, ज्ञान अर्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शोधा, और 9वां क्या हो जाएगा, मतलब क्या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ठीक है, और हिंसा से दूर रहें। और क्या हो गया, 9वां हो गया, 9वां, और 10वां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां। अब व्यक्ति का कर्तव्य भी है, कोई भी व्यक्ति है ना, उसका ये मौलिक कर्तव्य है कि अपने व्यक्तिगत और एजुकेशन प्राप्त करके उच्च शीघ्रता की ओर बढ़े। वो आगे बढ़ेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। बात आई समझ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावक हो या उसका कोई संरक्षक है या उसका प्रतिपालक है, जो भी है उसका कर्तव्य है कि इसे शिक्षा के अवसर उन्हें प्रदान करें। ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है। और 76वें संविधान संशोधन में कुछ चीजें जोड़ी गई थी, आपको पता है, ठीक है ना। ये सारा ही हो गया। तो मौलिक कर्तव्य अपना को रटना नहीं है, ऐसे रटेंगे तो हो सकता है हो जाए, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, बड़ा आप कंपटीशन दे रहे हो तो ऐसे आपको याद कर लेना है।
और ये ऐसा है, मान लीजिए यूपीएससी में आ गया या आरएस में आ गया 10 नंबर का, लिख दिया पूरे में पूरे मार्क्स, है ना, नहीं आएंगे क्या? आगे अगर मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक कर्तव्य के बाद में एक पथ निरपेक्ष राज्य, 11वां है, 12वां कौन सा पॉइंट है? 11वां है, 12वां है, 11वां, हाँ, पथ निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष 11 हो गए ना, हाँ, पथ निरपेक्ष राज्य। पथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या हुआ? भारत पथ निरपेक्ष, पहले पथ निरपेक्षता का ये आपके 77वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1977 में, 1977 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, उसमें 3 शब्द जुड़े गए थे प्रस्तावना में। एक जुड़ा गया था पथ निरपेक्षता, ठीक है ना, एक अखंडता और एक समाजवाद, ठीक है ना, समझ में आया नहीं आएगी? तो इसका मतलब क्या है भारत के समझ में? इसका मतलब यह है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, ठीक है ना, समझो मेरी बात। सभी धर्मों को भारत सर्वधर्म समभाव को मानता है, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करता है इंडिया, ठीक है ना, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ये 3 चीजें हैं, ठीक है नहीं? अब देखना, अब भारतीय संविधान में वो कौन से प्रावधान है जो भारत को पथ निरपेक्ष राज्य के लक्षणों को दर्शाते हैं, ठीक है? पहला आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसमें पथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा गया प्रस्तावना में, बात आई समझ में नहीं? ठीक है। दूसरा, ये क्वेश्चन एग्जाम आता है, प्रस्तावना में 5 चीजें, स्वतंत्रता 5 है, याद कर लेना अभी से। एक है विचार, ठीक है, एक है अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति, और एक है विश्वास, और एक है धर्म एवं उपासना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में निहित नहीं है? तो कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विविध और उपासना, ठीक है, 5 हो गई ना। और उपासना के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ना, कर्म में पूछ लेते हैं कि ये कौन सा कर्म इसका सही है। पहले क्या है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, फिर धर्म है और फिर उपासना, ठीक है ना। इसी प्रकार से न्याय भी 3 है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना। प्रस्तावना आप लोग पढ़ेंगे तब होंगे। तो ये प्रस्तावना से निहित है कि व्यक्ति को विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। भारत के पथ निरपेक्ष राज्य के लक्षण को दर्शाती है, ठीक है। नंबर आपका 3, आर्टिकल 14 अपन लोग देखेंगे आगे। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, ठीक है ना। ये सभी क्या करते हैं? क्योंकि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। और 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 और 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 326 में क्या है भाई? सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार प्रणाली, ठीक है। सभी लोगों को जो 18 साल से अब ऊपर हैं, कम से कम 18 साल के हैं, उन सभी को बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति, वर्ग देखे हुए वो मतदान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पथ निरपेक्षता को शो करते हैं, ठीक है ना। बात आई समझ में आ गई? अगला, ये इंपॉर्टेंट हो गया, पथ निरपेक्षता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत एक पथ निरपेक्ष राज्य, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी सर्वधर्म समभाव को मानता है। इसका मतलब यह है धर्म के आधार पर भारत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, कहां पर भी, ठीक है। इसका मतलब यह है। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, ठीक है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, ठीक है ना। आर्टिकल 326, ठीक है ना। अब सुनना भाई, इसमें क्या होता है? लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव हो, कोई हो, कम से कम जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है वो मतदान कर सकता है, सरकार का चुनाव कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। संपन्न हो चाहे अमीर हो, कैसा भी हो, सभी के मतदान की वैल्यू समान है। अब 18 वर्ष है। मूल संविधान जो था ना, मूल संविधान में ये एज थी 21 वर्ष। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। मूल संविधान में एज कितनी थी?
आपके 21 वर्ष थी, ठीक है। अब कम से कम 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। और 61वां संविधान संशोधन ये राजीव गांधी ने किया था। 61वां संविधान संशोधन 1988 ये प्रस्तुत किया गया था और 89 में लागू हुआ था। 21 साल से 18 वर्ष कब? 89 से, ठीक है। 89 से इसकी शुरुआत होती है। 89 से पहले 21 बार कम से कम 21 वर्ष का जो व्यक्ति होता है ना, वही मतदान कर सकता था। बात है समझ में नहीं, ठीक है। और 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा ये एज घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये राजीव गांधी ने किया था। और राजीव गांधी 89 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार को इन लोगों का ज्यादा ही उदार था, ऐसे आलोचकों का, बहुत सारे लोगों का विश्वास है, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं। वैश्विक मताधिकार प्रणाली क्या है? लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता में क्या करती है? स्वाभिमान में वृद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है भाई मेरे वोट तो सभी का समान है कि नहीं है, सरकार हम लोग चुनते हैं, ठीक है। ये समानता के सिद्धांत को लागू करता है। ये बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ी जनसंख्या थी, ठीक है। गरीब अमीर तो भी उन संविधान निर्माताओं ने सभी को समान अधिकार दिया वैश्विक मताधिकार प्रणाली का, सरकार को चुनने में। इससे लोगों की स्वाभिमान में बढ़ोतरी होती है, गरीब आदमी की लोकतंत्र में सुनवाई होती है, ठीक है। समानता के सिद्धांत को लागू किया उन लोगों ने, ठीक है ना। तो आज अपन लोगों ने ये 4-5 चीजें पढ़ ली है ना, इसको अपने को ध्यान रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कल अपन इसको पूरा करेंगे और फिर इसके बाद में आगे चलेंगे। थैंक यू। ओके।